अगर मैं जिन या देव हूँ तो फिर कोई शहजादा भी ज़रूर आएगा इस परी को अपने साथ लेके जाने के लिए। अफसोस शाह कोई शहजादा आने ही नहीं देगा। अगर कोई आ ही गया तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हवेली के कुत्तों के आगे फेंकेगा, क्योंकि इस कहानी का शहजादा शाह खुद बनना चाहता है, जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। नहीं, इश्क, जुनून, दीवानगी या शायद इससे भी ऊपर शाह तुम्हें लेकर बहुत आगे बढ़ चुका है। अब अगर कोई शाह की आंखों में आंखें डाल देख रहा था जबकि वो लड़की बस रोए जा रही थी। शाह ने बेख्तियारी से छूने की कोशिश की। वो पीछे हटी, क्योंकि तुम कोई आम लड़की नहीं हो बल्कि शाह की मोहब्बत हो। मुझे जाने दे, मैं कसम खाती हूँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। शाह की बात को मुकम्मल इग्नोर करके वो फिर बोली थी, आप मुझे मेरे घर छोड़ आए, हम पुलिस के पास भी नहीं जाएंगे। इसे लगा शायद शाह पुलिस के नाम से डर जाए, लेकिन पुलिस की बात पर शाह ने बेख्तियार कहकर लगाया, मेरी जान, यहाँ की पुलिस भी शाह के टुकड़ों पर नाचती है। सो पुलिस वालों को भी तुम एक साइड पर रखकर सिर्फ अपनी और मेरी बात करो। मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे, प्लीज़ मुझे जाने दें यहाँ से। वो फिर रोने लगी जबकि शाह की नज़रें इसके चेहरे का तवाइफ कर रही थी। इतने दिनों से मैंने तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे तुम्हारा ये खूबसूरत तिल की नज़र क्यों नहीं आया। शाह ने इसके ऊपरी होंठ पर नुक्तानुमा तिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब समझ में आया तुम इतनी खूबसूरत हो। ये तिल तुम्हारी हिफाजत के लिए लगाया गया ताकि तुम्हें किसी की नज़र ना लग जाए। शाह ने अपने पास से अपनी बात की वजाहत की। शाह ने अपने अंगूठे की मदद से इस तिल को छूना चाहा। इससे पहले इसका हाथ इसके चेहरे की तरफ जाता इसका जोरदार तमाचा शाह के गाल पर पड़ा। वो इसने अपनी पूरी कुव्वत जमा करके मारा था। शाह गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा। मैं इससे ज्यादा जोर से मार सकती थी, लेकिन आपके बड़े होने का लिहाज करके इसे जल्द ही एहसास हो गया। इसका तमाचा इतना भी जोरदार ना था। जिस पर गुस्से से आगे बढ़ते शाह ने बेख्तियार कहकर लगाया, मेरी जान, तुम्हारा इतना ही एहसान काफी है कि तुमने खुद मुझे छुआ। हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे इससे ज्यादा जोर से मारना चाहती हो तो अपने हाथों को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। शाह फ्रूट की टोकरी में रखी गई छुरी को उठाकर लाया और इसका हाथ थामकर इसके हाथ में छुरी रख दी। अब अगर तुम्हारा मुझे मारने का दिल करे तो अपने हाथों को तकलीफ मत देना। इसने छुरी मजबूती से अपने हाथ में थाम ली। मैं सच में मार दूंगी, वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली। हाँ, तुम्हारी हिम्मत से बाखूबी वाकफ हूँ मैं सच कह रही हूँ, मैं मार दूंगी। वो फिर से इसे यकीन दिलाने के लिए बोली, ये आदमी पहले ही तुम्हारे प्यार में मरा पड़ा है और कितनी बार मारोगी। शाह ये कहकर मुड़ा और अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल सुनने लगा। जब शाह को अपने कंधे पर कोई चीज चिपकती हुई महसूस हुई, ये वही छुरी थी जो यकीनन आदि शाह के कंधे के अंदर जा चुकी थी। शाह बेयकीनी से इसे देखकर जो सिसकियां रोके रोने में मसरूफ थी, खून देखकर इसके रोने में मजीद शिद्दत आ गई। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहती थी। वो बेख्तियार माफी मांगने लगी। माफ कर दीजिए। वो एक एक कदम पीछे बढ़ने लगी। मैंने कहा था मैं मार दूंगी, आप नहीं माने, वो रंधी हुई आवाज में बोली। देखा, अब लग गई ना। वो ये सब कहते हुए शाह को मासूमियत की एक तस्वीर लग रही थी। माफ़ कर दीजिए मुझे, मैं आपको मारना नहीं चाहती थी, लेकिन आप मुझे जाने नहीं दे रहे थे। शाह के 4 नौकर कमरे के बाहर शाह का इंतजार कर रहे थे। इसे इस हालत में देखकर अंदर आ गए। शाह, सही आपको क्या हो गया? मुजम्मल फौरन शाह की तरफ बढ़ा, जबकि सब लोग इसकी तरफ मुतवज्जा देकर वो कमरे से बाहर निकलने लगे। अगले ही पल चारों में से किसी एक ने इसका हाथ थाम लिया, लेकिन शाह की बिगड़ती हालत देखकर हाथ छोड़कर वो भी शाह की तरफ मुतवज्जा हुआ। अपने आप को आज़ाद पाकर वो कमरे से बाहर भागी। सबका ध्यान शाह की तरफ लग गया। तारक ने शाह को थामने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले शाह ने इसका बाजू दबोच लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? हाथ कैसे लगाया तुमने इससे? शाह ने गुस्से से कहा। शाह सही वो भाग रही थी। तारक समझ चुका था शाह किसके लिए गुस्सा कर रहा है। तारक कुछ और कहता। शाह ने अपने कंधे से छुरी निकाली और बेदर्दी से तारक की कलाई पर 4-5 बार चला दी। तारक दर्द से चिल्ला उठा, अगर तुम मेरे वफादार मुलाजिम ना होते तारक, तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। शाह इसे दूर फेंक कर कमरे से बाहर निकला। शाह को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि इसके कंधे पर चोट लगी और इसके सारे कपड़े खून से लथपथ है। मुजम्मल शाह के पीछे भागा, लेकिन इससे पहले शाह गाड़ी ले गया। वो बारिश में भीग रही थी। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। इसे किसी भी हालत में शाह की पहुंच से दूर निकलना था। इसकी सांस पूरी तरह से फूल चुकी थी। भागते भागते इसके करीब से तेज रफ्तार से एक गाड़ी निकली और इसके सामने आकर खड़ी होगी। फ्रंट डोर खोलकर शाह गाड़ी से बाहर निकला और इसके करीब आकर इसका बाजू पकड़ा और घसीटते हुए इसे गाड़ी में बिठाया। अब भागना बंद करो, आखिर तुम्हें मेरे पास ही आना है। गाड़ी का दरवाजा बंद करके शाह अपनी तरफ आया और फुल स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ा दी। प्लीज मुझे जाने दे, मुझे घर जाना है, मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे। वो मुसलसल मजम्मत कर रही थी, लेकिन कौन था वहाँ जो इसके रोने की परवाह करता, इसे अब इसके अपनों से मिलाता। शाह तो चुपचाप बेहसद बना अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। 3 दिन के बाद आज वो फिर वहीं थी जहाँ से 3 दिन पहले रात के अंधेरे में वो भागी थी। गाड़ी रुकी। वो इसका हाथ थाम कर घसीटते हुए हवेली के अंदर ले गया। लाकर इसे बेड पर पटखा। बहुत शौक है तुम्हें भागने का, बस भाग लिया जितना
ना भाग सकती थी तुम। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि अब शाह तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देगा। एक बात कान खोल कर सुन लो और समझ लो, अब से तुम सिर्फ शाह का वो सोचोगी, सिर्फ शाह को चाहोगी। आई बात समझ में? अब तुम सिर्फ शाह की मालकियत हो। वो इसकी आंखों में आंखें डाल के वार्न करता हुआ बेड से पटक कर कमरे से बाहर निकल गया। एक बार फिर से रोना इसका मुकद्दर बन गया। शाह साईं, ये डॉक्टर साहब हैं, आपके इलाज के लिए आए हैं। यहाँ मुजम्मल ने बताया। शाह मुजम्मल की तरफ बढ़ा, इससे फर्स्ट एड बॉक्स लिया और फिर इस कमरे में आ गया। इससे पहले इससे फिर से इस कमरे में देखकर वो बेड से उठ खड़ी हुई बैठी। रो मेरी जान, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इसने इसका हाथ थाम के बैठाया। अभी कुछ देर पहले जो शाह कमरे से गुस्से से बाहर निकला था, ये आदमी इस आदमी से बिल्कुल अलग था। शाह ने इसे मोहब्बत से बेड पर बैठाया और खुद जमीन पर बैठ के इसके पैर का जख्म देखने लगा, जो शायद भागने की वजह से इसे लगा था, लेकिन वो समझ नहीं पाई। इतनी गुस्से में वैसे वहां से यहाँ हवेली में लेकर आया है ये जख्म। आखिर इसने कब इसके पैर पे देखा, लेकिन जब जो जख्म इसने शाह के कंधे पर दिया था वो इसके जख्म से कहीं ज़्यादा गहरा था, लेकिन शाह को इस जख्म की परवाह नहीं थी। इसने किन आँखियों से इसके कंधे की तरफ देखा जहाँ से शाह अब भी खून बह रहा था, कि शाह का कुर्ता पूरी तरह से खून में लथपथ हो चुका था। शाह वो एहतियात से इसके पैर की पट्टी बांधी और उठ खड़ा हुआ। अब तुम आराम करो और अब रोना मत, ये कहकर इसका गाल थपथपा कर वो कमरे से बाहर निकल गया। जबकि एक बार फिर वो अपनी बेबसी पर रोने लगी। आज शाम से बारिश हो रही थी और मन्ना बारिश की दीवानी थी। बारिश में भीगने का हद से ज़्यादा शौक था। पहले तो हाशिर भी इसका ये शौक पूरा करने में इसका खूब साथ देता, लेकिन जब हाशिर का लहजा सख्त हुआ तो मन्नत ने इससे अपनी बात कहना छोड़ दिया। ना वो फरमाइश करती थी, ना ही जिद करती थी। वो हाशिर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो नहीं चाहती थी कि इसकी कोई भी बात कभी भी हाशिर को तकलीफ दे। और हाशिर की खुशी में खुश रहती। मन्नत जब सारा काम खत्म करके कमरे में आई तो हाशिर घोड़े बेचे सो रहा था। मन्नत मुँह बसूर कर रह गई, क्योंकि बारिश मन्नत की कमजोरी थी और अकेले इस वक्त छत पर जाने से इसे डर लग रहा था। और सीरत भी सुबह सुबह ही सो गई थी, क्योंकि आज हिना का नकाह हुआ था, जिस वजह से वो सारा दिन हिना के घर पर रही और काफ़ी थक गई। इसलिए मन्नत ने इसे डिस्टर्ब नहीं किया। और वैसे भी वो बारिश और बिजली चमकने से डरती थी। इसने 2-3 बार हर्ष को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब ना मिला, सो वो भी लेट गई। इस प्यारे से मौसम में नींद तो आनी नहीं थी। रात के 1 बज गया, मन्नत को नींद ना आई। हाशिर एक और कोशिश, हाशिर ने शायद ना उठने की कसम खा रखी थी। हाशिर इस बार वो लाड से इसके कंधे पर सर रख कर बोली, जी मेरी जान। हाशिर सीधा हुआ, मोहब्बत से इसका सर अपने सीने पर रखा। वो अभी तक नींद में था। हाशिर की आदत बहुत पुरानी थी, वो नींद में भी मन्नत को बहुत मोहब्बत से पुकारता था, हाशिर उठ जाए ना प्लीज़। मन्नत ने हाशिर की शर्ट को मुट्ठी में लेते हुए हल्का सा जोड़ा। जी जान उठ गया, इसने मोहब्बत से इसकी तरफ देखते हुए कहा। सुबह हो गई है क्या? हाशिर ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मन्नत ने मुस्कुराते हुए बताया। फिर क्यों जगाया? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाशिर को इसकी फिक्र लग गई। हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मन्नत ने मुस्कुराते हुए बताया। तो फिर हाशिर ने सवालिया नज़रों से देखा। हाशिर बाहर बारिश हो रही है, मन्नत ने एक्साइटमेंट में बोली। पहली बार हो रही है? हाशिर इसी के अंदाज में बोला। नहीं पहली बार तो नहीं हो रही, लेकिन बहुत दिनों के बाद हो रही है, और वो भी रात को, इसलिए मैंने आपको जगाया। मन्नत सो जाओ। हाशिर ने मन्नत की बात काटते हुए नरमी से इसका गाल थपथपाया। हाशिर सिर्फ आधा घंटा, हम जल्द वापस आ जाएंगे, फिर मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मन्नत सो जाओ। शाबाश। हाशिर ने फिर इसकी बात काटी। इसके बाद मन्नत कुछ नहीं बोली, मुँह बसूर कर दूसरी तरफ मुँह किए लेट गई। मन्नत कभी भी हाशिर से रूठती नहीं थी और ना ही दूसरी तरफ करवट लेकर सोती थी। हाशिर को लगा शायद आज हो इससे नाराज हो गई है। इसी सोच को लेकर हाशिर को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मन्नत, हाशिर ने पुकारा। सो जाइए हाशिर, अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मन्नत ने इसी तरह लेटे लेटे जवाब दिया। सिर्फ 20 मिनट। मन्नत इससे ऊपर 1 सेकंड भी नहीं। ये कहकर वो रुका नहीं, बल्कि कमरे से बाहर निकल गया। मन्नत फौरन बिस्तरे से निकली और हाशिर के पीछे भागी, कहीं वो अपना इरादा बदल ही ना दे। इस छत पे सिर्फ एक ही कमरा था। हाशिर वही कमरे की एक कुर्सी पर बैठ के, जबकि मन्नत बारिश में चली गई और इस कुछ ही सेकंड में बारिश मन्नत को पूरी तरह भिगो दिया। हाशिर खुमारुल्लाह मन्नत के भीगे वजूद को देखने लगा। वो बारिश में खेलती कोई नन्ही सी बच्ची लग रही थी। जब हाशिर के साथ इसकी शादी हुई तब इसकी उम्र खेलने कूदने वाली थी। हाशिर को यही लगा इसके साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए पहले इसको पालना पड़ेगा, लेकिन फिर हाशिर को बहुत जल्द एहसास हो गया वो कोई नासमझ बच्ची जैसी नहीं है, बल्कि वो एक मुकम्मल शरीक हयात है, जिसके साथ हाशिर अपनी हर बात शेयर कर सकता है। भीगते हुए मन्नत को एहसास ही ना हुआ कब हाशिर के पास आया, इसे खींच कर अपने मज़ीद करीब कर लिया। मुझे दीवाना करने के लिए लाई हो अपने साथ? हाशिर ने मन्नत के कान के करीब सरगोशी करते हुए कहा। मैं तो खुद बारिश की दीवानी हूँ, आपको क्या दीवाना करूँगी? मन्नत सीधा होकर इसके कंधे पर अपने हाथ रखे। अच्छा तो तुम बारिश की दीवानी हो और मुझे लगा तुम मेरी दीवानी हो। हाशिर ने शरारत से कहते हुए शहादत की उंगली से इसकी ठोड़ी को ऊंचा किया और इसके नाजुक पंखड़ियों जैसे लबों पर अपने लब रखे खुद को सराब किया। इसकी गर्दन के हसीन तिल को अपने लबों से छुआ और इसके हसीन सरापे में खोने लगा। अचानक बादल गरजे और जोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो होश की दुनिया में आई। सीरत दोनों बेसख्ता बोले,
और नीचे की तरफ भागे। दोनों भागते हुए सीरत के कमरे में आए। सीरत किसी मासूम छोटे बच्चे की तरह अपनी अलमारी के पीछे बने थोड़ी सी जगह पर डर के बैठी थी। सीरत मेरी जान क्या हुआ? आशिर दौड़ते हुए इसके करीब आया। भाई मुझे आग लग जाएगी, बिजली कड़क रही है। वो डरी हुई थी, मैं जल जाऊंगी, आग लग जाएगी। नहीं मेरा बच्चा, कोई नहीं आए, कोई आग नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, वो तुम्हारे साथ। हाशिर ने इसे अपने सीने से लगाया। भाई बारिश, बिजली, मैं जल जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। रोज जा रही थी, कुछ नहीं होगा मेरा बच्चा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बहादुर बनो मेरी जान, मन्नत ने इसे समझाते हुए कहा। भाई मुझे आप दोनों के साथ सोना है। सीरत होते हुए आशिर के गले लगी। हाँ मेरा बच्चा, क्यों नहीं, तुम दोनों, मैं यहाँ पे सो जाऊँ? हाशिर ने मोहब्बत से इसके आंसू साफ किए। कुछ नहीं होगा मेरी जान, ये तो कुदरत का एक निज़ाम है जो चलता रहता है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मन्नत इसे समझाते हुए बेड पे ले आई। भाभी आपके कपड़े क्यों भीगे? और भाई के भी। इसका डर कम हुआ तो ध्यान इनके कपड़ों पर चला गया। मन्नत हाशिर को देखने लगी जैसे पूछ रही हो कि अब क्या जवाब दूं। इसके कपड़े छत पे रह गए थे। हाशिर ने बात बताई तो आपने वही भीगे कपड़े पहन लिए। सीरत ने मासूमियत कहा, मैं कपड़े सुखाने के लिए छत पे डाले थे जो मैं भूल गई, इनको उतारने के लिए गई थी, इसलिए कपड़े भीगे मेरे। हाशिर ने मन्नत की झूठ पर इसको दाद दी। और आप? सीरत ने हाशिर से पूछा। मैं बारिश में भीगने गया था, हाशिर ने सच बोला। इससे पहले सीरत कुछ बोलती हाशिर ने सीरत का हाथ पकड़ा और अब तुम्हें भी लेकर जा रहा हूँ। घसीटते हुए छत पे ले आए। नहीं भाई, बारिश में भीग जाऊंगी, बिजली कड़केगी तो मुझे डर लगेगा। सीरत ने फिर से रोना शुरू कर दिया। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। इसने भाई वाला मान दिया। फिर वो तीनों बारिश में खूब भीगे। वो जो 20 मिनट का वक्त हाशिर ने मन्नत को दिया था वो न जाने कब का पूरा हो चुका था। कभी बिजली कड़कती तो कभी तो सीरत हाशिर के सीने में अपना सर छुपा लेती। जहाँ बिजली का डर खत्म हुआ, सीरत ने बहुत अरसे के बाद इस तरह से बारिश को एंजॉय किया था। कोई नहीं कह सकता था दिसंबर की बारिशों की इस सदी में वो तीनों छत पर इस तरह से भीग रहे हैं। ये हसीन और मुकम्मल मंजर था, या शायद मुकम्मल ना था, कोई कमी थी। आज जवायार की बारात थी। जवायार को सलार पर बहुत गुस्सा था। वो इससे नाराज नहीं था, पर इसने कहा था कि इसकी शादी पर की हर तकरीब में शामिल होगा। सलार इसकी शादी में शामिल ना हो था, बल्कि तो वो तो मंगनी वाले दिन तुर्की जा चुका था। मंगनी वाले दिन ही वो सलार से फ़ोन पर बात करके इस पर अपना गुस्सा निकाल चुका था। लेकिन वो ये भी जानता था कि सलार मूडी इंसान है। जब इसका मूड होता तो सबसे अच्छे से बात करता, अगर मूड नहीं होता तो किसी को पूछता तक नहीं। लेकिन वो अपनी छोटी बहन दरिया से बहुत मोहब्बत करता था और दरिया की सलार के साथ दिली वाबस्तगी के बारे में अच्छे से जानता था और अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसीलिए वो सलार के हर किस्म के रवैये को बर्दाश्त कर लेता है। भाई आप तैयार हैं? वो सलार के बारे में सोच ही रहा था जब दरिया आई। दरिया, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ तुम्हारा भाई। जवाया ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मुझे लगता है कि पुराने ज़माने में लड़कियां शादी वाले दिन बहुत खूबसूरत लगती है, इसलिए इन्हें डोली में छुपाकर ससुराल भेजा जाता था ताकि इन्हें किसी की नज़र ना लगे। लेकिन मुझे लगता है आज आपको डोली में छुपाकर आपके ससुराल रवाना करना पड़ेगा ताकि आपको किसी की नज़र ना लगे। दरिया ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू दरिया, लेकिन तुम्हारी भाभी से तो कम ही अच्छा लगूंगा। इसने तो पहली नज़र में अपने हुस्न का दीवाना बना दिया। हाँ भाभी बहुत खूबसूरत है, दरिया ने दिल से तारीफ की। आखिर पसंद किसकी है? जवाया ने अपने कुर्ते के कॉलर कड़े करते हुए कहा। मेरे बेस्ट भाई की बेस्ट चॉइस है, दरिया ने जवार के गले लगते हुए कहा। हिना का पिंपल वाला मसला ब्यूटिशियन ने हल कर दिया था। ब्यूटिशियन ने इस तरह से मेकअप किया था कि वो पिंपल नजर ही ना आए। लेकिन फिर भी हिना खुश नहीं थी, क्योंकि आज से इसे इन औरतों और अपने आप में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था जो खूबसूरत नहीं होती थी लेकिन मेकअप की वजह से खूबसूरत नजर आती थी। इसे लोगों की मिसालें याद आने लगी जिस पर वो अक्सर हंसती थी कि लड़कियां सिर्फ शादी वाले दिन खूबसूरत नजर आती हैं, बाद में मासी लगती हैं। फिर हिना की रुखसती का वक्त भी आ गया जब हिना हमेशा हमेशा के लिए अपने को छोड़कर ससुराल आ गई, जहाँ जवायार की बीवी के बहुत खूबसूरत होने के बहुत चर्चे थे। साद की तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से आयत ने शादी पर जाने से इनकार कर दिया। और वैसे भी महराज जानता था कि आयत घबरा जाती है, इसलिए इसने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। वो यही चाहता था इस वक्त आए सिर्फ साद पर ध्यान दे जिसकी तबीयत ख़राब है। महराज शादी पर में भी बहुत परेशान रहा। वो हर वक्त सलार के बारे में ही सोचता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था वो जो कुछ कर रहा है वो सही है या गलत। अपने चाचू से क्या हुआ वादा निभाए सलार से दोस्ती। जब आयत को पाने का हर रास्ता बंद हो गया तब सलार ने इसकी मदद की थी। तब सलार इसके साथ खड़ा अपनी दोस्ती निभा रहा था। और महराज की शादी में सबसे बड़ा हाथ सलार का था। जब महराज आयत की याद में बिखरता सलार ने इसे सहारा दिया था। सलार के सीने से लगकर वो आयत के नाम से रोता था। और आज सलार इसी मोड़ पर खड़ा था जहाँ इसे एक दोस्त की ज़रूरत थी। सलार एक जुनूनी इंसान था, अपनी पसंद की चीज़ों को हासिल करने के लिए कुछ भी कर जाने वाला था। जब सलार ने महराज को ये बताया कि ये वही लड़की है जो शादी में इससे बातें कर रही थी, तो तब महराज को सलार की पसंद पर खुशी के साथ साथ हैरानगी भी हुई। कल सीरत का निकाह था और महराज ने सोच लिया था कि वो सलार से कुछ नहीं छुपाएगा। यही सोचते हुए इसने फ़ोन निकाला और सलार को फ़ोन करने लगा। इसे जवायार के कमरे में लाएगा। आज इस कमरे की बहुत खूबसूरती था, डेकोरेट भी किया गया था। हर चीज़ की खूबसूरती देखते हुए पता नहीं क्यों हिना को अपनी खूबसूरती कम लगने लगी। कितने ही लोगों ने मेरी तारीफ की, लेकिन ये सब झूठ है। मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं हूँ। मेरे फेस पर कितना बड़ा पिंपल है। ये हिना की ज़िंदगी का पहला पिंपल था। पता नहीं ये कभी जाएगा कि या नहीं। हिना
अपने पिंपल का रोना रो रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। इतना हैवी मेकअप की वजह से हिना की गर्दन पहले ही झुकी थी। स्याता देखकर हो झुकी। ज़वायार ने बड़ी मोहब्बत से हिना को सलाम करते हुए इसके बराबर में आ बैठा और चाह से इसका हाथ थामते हुए बोला, पता है मैंने जब से तुम्हें देखा मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। मेरी नज़र में इस दुनिया की सबसे खूबसूरत तुम पे आके ख़त्म होती है। हिना का सर उठ झुक गया। इसका दिल कर रहा था वो फूट कर रोए, क्योंकि इसे ज़वायार की ये तारीफ बिल्कुल झूठी लग रही थी। हिना ने ज़वायार के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। मुझे आपसे कुछ कहना है। ज़ह नसीब 100 बार कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? ज़वायार ने फिर से इसका हाथ थाम लिया। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती ज़वायार, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हिना की बात पर ज़वायार को जैसे करंट लगा। कैसा धोखा, इसने सोचा। इसने एक ही सेकंड में हिना का हाथ छोड़ दिया। हिना बेड से उठ गई। कहाँ जा रही है तुम? ज़वायार ने इसे उठते हुए देते हुए पूछा। मैं अभी आई है कहकर वो वॉशरूम में चली गई। न जाने क्यों ये ज़वायार को दरिया के अंदेशे सच लगने लगे। अगर इसकी शादी ज़बरदस्ती की गई हुई तो हो सकता है वो इस शादी से खुश ना हो। कितने अंदेशे ज़वायार के ज़हन में घूमने लगे। ज़वायार को इस पर गुस्सा आने लगा। अगर हिना शादी से खुश नहीं थी तो वो बता सकती थी। मैं कौन सा इससे ज़बरदस्ती शादी कर लेता? मैं पहले इसकी ख्वाहिश का एहतराम करता। ज़वायार को रह कर हिना पर गुस्सा आ रहा था। तकरीबन 5 मिनट के बाद वो मुंह धोकर वॉशरूम से बाहर आई और किसी मुजरिम की तरह सज झुका के इसके सामने खड़ी होगी। ज़वायार हैरानगी से इसकी तरफ देखता रहा था, क्योंकि ज़वायार के ज़हन में अभी तक वो लफ्ज़ धोखा गर्दिश कर रहा था जो हिना थोड़ी देर पहले इस्तेमाल करके वॉशरूम में गई थी। तुम इस तरह से क्यों खड़ी हो? कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तुम कौन सी बात बताना चाहती हो? कौन सा धोखा दे रही हो तुम मुझे? ज़वायार ने कभी नहीं सोचा था इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश शादी की पहली रात इस तरह से बात करेगी। ये धोखा ही तो है। हिना धीरे से मुनमुनाई और अपने चेहरे की तरफ इशारा किया। मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं हूँ, देखे मेरे चेहरे पर कितना बड़ा पिंपल है। इसने मासूमियत का साथ कहा, जिस पर ज़वायार का मुँह खुला का खुला रह गया। मैं आपको धोखा नहीं दे सकती। आपको लगता है मैं खूबसूरत हूँ इसलिए आपने मुझसे शादी की, लेकिन मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं हूँ। मेरी सारी खूबसूरती पिंपल खा गई। आप मेरी बहुत सारी तारीफ करेंगे, लेकिन जब सुबह उठेंगे तब कहेंगे रात को तो कोई और लड़की थी, अब कोई और आ गई है, और फिर आप कहेंगे मैंने आपको धोखा दिया। लेकिन मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती। ज़वायार हैरानगी और बेयकीनी की मिली जुली कैफियत में बेड पर आकर बैठ के ज़वायार ने इसके चेहरे पर देखा जहाँ एक नुक्तानुमा पिंपल था। तो वो ये धोखा था जो तुम मुझे नहीं देना चाहती थी। हिना ने जोर जोर से गर्दन हाथ में हिलाई। इसलिए तुमने पिछले 15 मिनट से मुझे सूली पर लटका कर रखा है। हिना ने गर्दन झुका ली। पर अब तो धोखा हो गया मेरे साथ, मैं क्या करूँ? ज़वायार ने दिलचस्पी से पूछा। दूसरी शादी कर ले, वो भी मुझसे ज़्यादा हसीन लड़की से। हिना ने इसकी परेशानी दूर करते हुए कहा, जिस पर ज़वायार ने जोरदार कहकर लगाया, मेरी जान, इस दुनिया में मेरी नज़रों में तुमसे ज़्यादा हसीन और कोई नहीं है। और ऐसा एक क्या 20 पिंपल्स भी निकल आए तभी मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत कहूँगा। ज़वायार ने इसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। 20? जबकि हिना की सुई 20 पर अटक गई। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें क्यों पिंपल निकलेंगे? ये भी चला जाएगा कुछ दिन में। ज़वायार को इसकी रोती शक्ल देखकर अंदाज़ा हो गया कि वो अपनी स्किन के मामले में काफ़ी टची है। तो मैं खूबसूरत हूँ ना? हिना ने बेयकीनी से पूछा। मोहतरमा, मंगनी वाले दिन तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें लफ्ज़ों में नहीं बताऊँगा बल्कि अमल करके दिखाऊँगा कि तुम कितनी हसीन हो। ये कहते हुए ज़वायार ने इसके चेहरे पर झुका। मुझे नींद आ रही है, हिना ने शर्माते हुए कहा। ऐसी के तैसे तुम्हारी नींद की? ज़वायार ने इसे अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लेकर आ गया। तो अब बताना शुरू करो कि तुम कितनी हसीन हो। हिना के चेहरे पर झुकते हुए इसने शरारत से कहा। हिना ने शर्माते हुए इसके सीने में अपना मुँह छुपाया और ये हसीन रात आस्ता आस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवाना होगी। बीबी, कुछ खा लो। आपने कल से कुछ नहीं खाया, इस तरह भूखे रहकर तो आप बीमार पड़ जाओगी। अच्छा है, मर जाओ, जान छूटेगी तुम्हारी शासाई से। मुझे कुछ नहीं खाना, आप प्लीज़ खाना यहाँ से ले जाए ना। बीबी जी, कुछ खा रहे हैं आप? कमज़ोर जान, कब तक भूखी बैठी रहेंगी? जब तक तुम्हारी शासाई से मेरी जान छूट नहीं जाती तब तक। शाह को पता चल चुका था कि वो कल से कुछ नहीं कर रही, इसलिए वो इसके कमरे में आया। दरवाजे पर खड़ा इसकी सारी बातें सुन चुका था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो औरत उठकर खड़ी हो गई, जबकि इसके मुंह फेर लिया। तुम जाओ यहाँ से, शाह औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा और कमरे से निकल गई। हाँ तो क्या कह रही थी? तुम मुझसे जान छिड़ाना चाहती हो? नहीं छिड़ा पाओगी कभी भी, इसलिए ये नखरे बंद करो, चुपचाप खाना खाओ। शाह ने सख्त लफ्ज़ों में कहा। मुझे नहीं खाना प्लीज़, आप ये यहाँ से ले जाएं। वो धीमी आवाज़ में मुनमुनाई जो शाह ने सुन ली। ठीक है मेरी जान, अगर तुमने खाना नहीं खाना तो मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन जब तक तुम खाना नहीं खाओगी इस हवेली के किसी नौकर को खाने का एक लुकमा भी नहीं दिया जाएगा। वो बेबसी से शाह को देखने लगी। ये इंसान कितना गिर सकता है, मुझे पता है तुम्हें मेरे बार बार कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन हवेली के नौकर भूखे मर जाएं इस बात से फ़र्क पड़ेगा।
बेचारे गरीबों ने काल सेकने वाला तक नहीं खाया, भूखी रह कर ना सिर्फ तुम्हारी जान छुटेगी बल्कि इस हवेली से भी और भी बहुत सारी लाशें उठेंगी। हाँ, क्या नाम है? कमर। इसका बेटा छोटा 7 साल का है, काल से भूखा बैठा है बेचारा। तुम्हें क्या, तुम बस अपनी जान छुड़वानी है। शान इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, प्लीज़ इन सबको खाना दे दीजिए, मैं खाना खाऊंगी। हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, पहले तुम खाना खाओ, जितना तुम खाओगी इसी हिसाब से इन सबको दिया जाएगा। मेरा मतलब अगर तुमने 1-2 वाले लोगी तो इसी हिसाब से हर एक को 1-2 वाले दिए जाएंगे, लेकिन अगर तुम पेट भर कर खाना खाओगी तो इसी हिसाब से इस घर के सारे लोगों को पेट भर कर खाना दिया जाएगा। शाह वाकई बहुत सख्त दिल, बेरहम और बेहद शख्स साबित हुआ था। सलार को सब कुछ पता चल चुका था। मेराज ने इसे फ़ोन पर सीरत के बारे में बता दिया था। सलार गुस्से से अब गोला हो रहा था। इसके माँ बाप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? खैर माँ तो फिर सतेली थी, बाप तो इसका अपना था, इसका सगा था। इतनी आसानी से वो इसकी खुशियों का जनाजा निकाल रहा था और वो भी इसे खबर तक ना होने दी। आज शाम 4 बजे सीरत का निकाह, लेकिन इस निकाह की खबर सुनते ही सलार 12 बजे की फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आ चुका था। सलार, मुझे लगता है हमें सीरत के भाई से इस बारे में बात करनी चाहिए। हम एक बार फिर सीरत का हाथ मांगने जाते हैं। महराज को सलार का गुस्सा देखकर कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो मेरी है महराज, और शाह अपनी चीज़ें किसी से नहीं मांगता। सलार गुस्से से दौड़ा, आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? महराज ने कहा, नहीं अब मेरे कहने का कुछ बाकी नहीं रहा और ना ही तुम्हारे सुनने को महराज। अब तुझे वो करना है जो मैंने तेरे लिए किया है था। लेकिन सलार, इस समय आयत की मर्जी शामिल थी, लेकिन सीरत इस बारे में कुछ नहीं जानती। वो जानती है, मैं इसे बता चुका हूँ कि मैं इसे चाहता हूँ, यहाँ तक कि इसके हाथ में मेरे नाम की अंगूठी भी है, वो मेरी है और इसे किसी और का नहीं होने दे सकती। तो ये बता कि तू मेरा साथ देगा या नहीं? सलार ने गुस्से से कहा, जिसका जवाब देने की बजाय महराज नजरें नीचे कर ली, जिसका मतलब सलार फौरन समझ चुका था, तुझ पर अपना एहसान नहीं जताऊंगा, मगर तेरे रास्ते बदल लेने से तकलीफ हुई। ये कहकर सलार महराज के घर से निकल गया। महराज ने भी इसे रोकने की कोशिश न की क्योंकि इसकी जिद्दी तबीयत गुस्से से अच्छी तरह वाकफ था। घर जाने के बजाय इसने वफादार नौकर और बचपन के दोस्त को फ़ोन किया। अस्सलाम वालेकुम सही, आवाज़ आपको आज मेरी याद कैसे आ गई? मुजम्मिल ने हमेशा की तरह अदब से कहा, सिर्फ याद ही नहीं, तुम्हारी ज़रूर भी शहर आ जाओ। सलार ने कहा, जी सही, मैं अभी शहर के लिए निकलता हूँ। मुजम्मिल ने हमेशा की तरह शाह के हुक्म की तमील की। इसे महराज पे वो यकीन था कि वो कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। सलार ने हर बुरे वक्त में महराज का साथ दिया था और वो महराज से भी ऐसी ही उम्मीद रखता था, मगर इसके लिए महराज का यही एहसान काफ़ी था कि इसने सीरत के निकाह से पहले इससे बाखबर कर दिया। हाशराज बहुत खुश था। निकाह के सारे इंतजाम इसने खुद अपनी निगरानी में करवाए थे। वो किसी काम में लगा था कि मन्नत इसके सर पर आ खड़ी हुई बनी सुमारी। मन्नत आज बहुत खूबसूरत लग रही, बस मैं ये सारा काम ख़त्म करवा के आ रहा हूँ। इसके खूबसूरत सरापे पर नज़र डालकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब कुछ होता रहेगा हाशिर, पहले आप चलिए तैयार हो जाएं, अभी हाशिर और इसके वालिदैन आ जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो, मैं तैयार होकर आता हूँ। आज मन्नत की हर बार मान रहा था तो हाशिर की हर बार निराली थी। पहले मैं एक बार सीरत को देख के आता हूँ, इसने मुस्कुराते हुए कहा। शायद बहन को दुल्हन बने देखने की ख्वाहिश के दिन में थी। कमरे में दस्तक देकर वो कमरे के अंदर आया तो सीरत शीशे के सामने खड़ी थी और हिना इसका दुपट्टा सेट कर रही थी। इसे आता देखकर सीरत मुस्कुराई, कैसी लग रही हूँ मैं भाई? सीरत ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो खूबसूरत। हाशिर ने भारी आवाज़ में जवाब दिया। न जाने क्यों सीरत को लगा हाशिर आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा है। सीरत बिना कुछ बोले हाशिर के सीने से आ लगी। हाशिर ने भी अपने सीने से लगा लिया। प्लीज़ 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 अब इस वक्त ना इमोशनल सीन मत स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के इस सीन में 20,000 का मेकअप ज़ाया हो जाए। हिना की बात पर हाशिर और सीरत दोनों को मुस्कुरा के अलग हुए। खुश हो सीरत? हाशिर ने ये सवाल न जाने कल से कितनी बार पूछा था, बहुत। सीरत ने हर बार वाला जवाब दिया। सीरत, अगर निकाह से 1 सेकंड पहले भी तेरे जहन में ये ख्याल आया कि हारिस तुझे खुश नहीं रख सकता तो मुझे बताएगी। तेरा भाई तब भी तेरी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं सुनाएगा। नहीं भाई, मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरी बिल्कुल फिक्र ना करें। सीरत ने कहा, आप ये क्या मासी बन के घूम रहे हैं? सीरत ने भाई कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा। इसने ट्राउजर के ऊपर लंबा सा कुर्ता पहन रखा था। भाई ये आपने क्या नया फैशन बना कर रखा है? इन्होंने बाद में हिस्सा लिया, लगता है अभी तक आपकी नज़र मन्नत भाभी पर नहीं पड़ी। हाँ, मन्नत भाभी कितनी प्यारी लग रही है ना आज भाई, आपने इन्हें देखा? सीरत ने खुश होकर कहा। हाशिर के जहन में मन्नत का हसीन सरापा आया। आज वो वाकई गजब डा रही थी। और भाई आज आप इनके साथ इस तरह से खड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे, बिल्कुल काम वाली मासी लग रहे हैं। हिना ने दिल खोल कर तारीफ़ की। तुम ठीक कह रही हो हिना, ऐसे तो मैं इसके साथ अच्छा नहीं लगूंगा, लेकिन वो क्या है ना कि वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। खड़ा तो इसे मेरे साथ ही होना पड़ेगा, मैं कैसा भी क्यों ना दिखूँ। हाँ, लेकिन फिर भी मैं इस हुलिये को दुरुस्त ज़रूर करूँगा ताकि